अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम वाटर मैनेजमेंट पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर इसमें देखेंगे कि अगर हम तालाब बना लें तो तालाब में पानी ज़ख़ीरा करके हम ज़्यादा अरसे तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए, पानी का बेहतर इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, जो दस्तयाब पानी है उसको अच्छे अंदाज से इस्तेमाल करके हम अपने वसाइल को किस तरह बचा सकते हैं, इन पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान मौजूद है मोहम्मद अमजद साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, और उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सैफुल्लाह साहब, आप एग्री इंजीनियर हैं और ज़रई यूनिवर्सिटी के एग्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं और इस सारे शोबे को देखते हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अमजद साहब, पहले तो ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा, हमारे देखने वालों को भी, कि वाटर मैनेजमेंट से मुराद है क्या। हम समझते तो यही है कि जो पानी है उसको किस तरह मैनेज करना है, लेकिन इसकी कुछ जुज़ियात भी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले रोही टीवी का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात किसानों तक पहुंचाएं। पानी जो है ये हमारे पास एक इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। ठीक है, और आजकल तो बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है, सैलाब ही सैलाब है, हर तरफ बारिशें बारिशें। सर, वो जिस जगह सैलाब है उस जगह उसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो जिस जगह ज़रूरत है वहाँ उस चीज़ के लिए लिमिटेड ही अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने जो पानी दस्तयाब है उसको इंतहाई सेफली पौधे की जड़ों तक पहुँचाना है। ये हमारे जो डिपार्टमेंट है उसका मोटो है। उसके लिए हम डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं। सबसे पहले कि खालों को पक्का किया गया। ठीक है, ये वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया। जी, वाटर मैनेजमेंट का, ताकि कम से कम जो है ना वो कन्वेंस लॉसेस जो हैं वो कम हो जाए। उसके बाद लेज़र लैंड लेवलर्स से ज़मीन को लेवल किया, हमारी ठीक की गई, ताकि कहीं ज़्यादा पानी ना खड़ा हो, कहीं कम पानी, वाटर की एप्लीकेशन है वो बेहतर हो। फिर जो नेक्स्ट स्टेज था वो हाई एफिशिएंसी इरीगेशन है। तो उसमें बजाय पूरे खेत को पानी देने के लिए हम वो जो रूट जोन है सिर्फ उसको पानी देते हैं, और इस तरह उससे जो आम आपका एक फ्लड में एक खेत के लिए जितना पानी चाहिए होता है, तो ड्रिप के ज़रिए आप उससे तकरीबन 4 से 5 एकड़ की फसल मैनेज कर सकते हैं। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी उसी तरह बरकरार रहती है या उसमें भी कमी बेशी होती है? ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, वो पानी अगर सारे खेत को नहीं लगता, सिर्फ जड़ तक, पौधे की जड़ तक पहुंचता है, तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है, मगर नॉर्मली जब बारिशें वगैरह हो जाती हैं तो फिर उस तरह का जो इकोसिस्टम होता है उसको भी पानी मिल जाता है। ठीक है, एक ये हो गया इरीगेशन। इसमें स्प्रिंकलिंग और ड्रिप इरीगेशन दोनों हो गई। जी, हाई एफिशिएंसी से मुराद यही है कि कम से कम लॉस करके पौधे तक हम पानी पहुंचाते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये वाटर मैनेजमेंट हमारे जैसे मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों के इस प्रोग्राम का और आपके मीडिया चैनल का इंतहाई मंसूर की तरफ शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन की, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट में हमें जिस चीज़ की नीड है वो है कि जो हमारे फार्मर्स हैं या आप कह लें कि कॉमन पीपल हैं, उनमें अवेयरनेस प्रोड्यूस की जाए वाटर के लिहाज। आप इस चीज़ का चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त पर पर्सन जो वाटर था, आप कह लें कि मोर देन 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा था। ठीक है, और आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वाटर स्ट्रेस कंट्री बनने जा रहे हैं। 800 के लगभग आ गए। हाँ, अब 800 के लगभग। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को आप कह लें कि हम नहीं मैनेज करेंगे तो हम किस तरफ जा सकते हैं ना। इससे अगला मरला जो है, अगर 5000 से यहाँ पहुँच गए तो आइंदा साल जो है वो बड़े मुश्किल हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें पानी की कई किल्लत हो गई है, ये आबादी बढ़ गई है, सबब क्या बना? इसमें समटाइम्स एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, जैसे आप स्टार्ट में आपने कहा कि फ्लड है, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, ठीक है, तो इसको आप साइंटिफिक टर्म में एक्सट्रीम इवेंट्स बोलते हैं कि अब्रप्ट चेंज। पहले आपने देखा कि रेनफॉल पिछले कुछ ईयर्स में नहीं हुई, तो इस ईयर आपने देखा कि मैक्सिमम रेनफॉल हो गई। तो ये जो अब्रप्ट चेंज है, ये आप इसको हम लिंक कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से।
तो उस वजह से रेनफॉल का जो पैटर्न है वो इरेगुलर है। तो उस वजह से आप ये कह लें कि हमारे जो एग्रीकल्चर डिमांड है वो तो मेंटेन रहती है, लेकिन सम टाइम्स हमारे पास जैसे वाटर जो स्टोरेज है हमारी, तो वो आप हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया से अगर आप कंपेयर करें तो हमारे पास 30 डेज़ की है और उनके पास 120 डेज़ की है। ठीक है, वाटर स्टोरेज जो है वो बेहतर कर ली जाए तो हम काफ़ी बिल्कुल। ये जो हम पर पर्सन जो पानी की अवेलेबिलिटी को देख रहे हैं, ये स्टोरेज भी इसमें शामिल करते होंगे ना कि हमारे पास स्टोरेज है इतनी, या सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर की कैपेसिटी को देख के? आपका सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर दोनों इंक्लूड है। अच्छा, कि आप एक पर्सन की को जो डिमांड है तो उसके लिए उसको कितना अवेलेबल है। ठीक है, इस पर डिटेल से बात करते हैं। मैं ज़रा अमजद साहब से जानना चाहूँगा, अमजद साहब ये जो बातें हैं हम स्टूडियोज़ में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी की सतह पे डिस्कस हो जाती है, किताबों में डिस्कस हो जाती हैं, क्या आपको अंदाज़ा है कि हमारे फार्मर को भी इसका एहसास है कि हम पानी की किल्लत का शिकार हैं, या उसे परवाह नहीं है? ये जो है ना एरिया से एरिया वेरी कर रही है चीज़ें। अच्छा, ठीक है। जहाँ पर तो लोगों को अवेलेबल है कैनाल वाटर, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो तो मुझे कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं भी है तो जनाब उसे कोई एहसास नहीं है। ठीक है। जबकि वो लोग जो कि जहाँ पर ये शिशमाई सिस्टम है नहरों का, उन लोगों को बड़ा एहसास है कि हमारे पास पानी बहुत कम है और हमने इसको ही मैनेज करना है। बाज़ जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर सिर्फ आपको अवेलेबल है तो उसकी पंपिंग कास्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो भी चाहते हैं कि हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि ताकि हमारा एक्सपेंडिचर कम से कम हो। ठीक है, और उससे जहाँ पैसे ज़्यादा लगते हैं वहाँ एहसास है, जहाँ पैसे नहीं लगते वहाँ पैसे नहीं लग अच्छा, ये मैंने देखा कि जो हमारी नहरें हैं उनमें जो मोगे बने हुए हैं या पानी के निकास के रास्ते बने हुए हैं, उनको बंद करने का निज़ाम ही नहीं है। मतलब अगर हमने इस जगह पर पानी नहीं देना, इस मोगे में पानी नहीं देना, इस खाले में पानी नहीं देना, तो उसको बंद करने का कोई निज़ाम नहीं है। वो तो पानी चल ही रहा है, बस वो नहरों से निकल रहा है पानी। जी, ये एक्चुअली ये ग्रेविटी फ्लो सिस्टम है ना, ये उस तरह को जब आपने इस तरह को मैनेज करना है ना, तो फिर तो आपको पाइप्स के ज़रिए फिर सारा निज़ाम चलाना पड़ेगा ना, ताकि किसी को खोला जा सके या बंद किया जा सके। तो ग्रेविटी तो ऐसे चाहिए ना जी। देखें आप एक जगह पर आपके पास शायद पानी वाफिर था, आपने ये निज़ाम अडॉप्ट कर लिया, नहर के अंदर पानी आ गया ना, ठीक है, अब आप मोगे फर्श के बंद करना शुरू कर देते, वो पानी किधर जाएगा? नहीं, वो आप जहाँ ज़रूरत नहीं है उसका मोगा बंद करके जहाँ ज़रूरत है एक लेवल भी तो मेंटेन रखना है ना नहर में उसके फ्लो के लिए। ठीक है ना। तो अब आपने देखा होगा कि जब बारिशें होती हैं अपर रीचेस में नहर की, तो वहाँ पर लोग मोगे बंद कर देते हैं और वो सारा पानी फिर जब नीचे जाता है एंड वाले फार्मर्स पर उनकी तबाही हो जाती है, टेल पर तबाही हो जाती है। टेल वाला जो है दोनों सूरतों में पिस जाता है जी, या उसे पानी मिलता नहीं है या ज़रूरत से ज़्यादा चला जाता है, तो वहाँ लोकली फ्लड की कंडीशन उसके खेतों में पैदा हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम ये इस पर स्पेसिफिक बात करेंगे इन सारे पहलुओं पर, लेकिन हम क्योंकि पानी की किल्लत का शिकार मुल्क अब शुमार हो रहे हैं, बिल्कुल, तो दुनिया में भी बहुत सारे ममालिक होंगे जो पानी की किल्लत का शिकार हैं, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ मॉडल अडॉप्ट किए होंगे ना ये इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए। क्या वो मॉडल हम उनको स्टडी भी कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम जैसे बाकी ज़िंदगी के सारे मामलात में बेपरवाह हैं इसमें भी बेपरवाह है? असल में ये चैलेंज डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, उसमें ये है कि आप एशिया का लगा लें कि आप कह लें कि वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो एशिया में है, लेकिन एशिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो 34% है। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे पास है। तो इसको हम अगर प्रॉपर डेवलपिंग कंट्री मैनेज कर लेना तो ये क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी, ये इन चैलेंजेस से अगर मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का इशू हो तो वो शायद इसको बड़ी अच्छे अंदाज से हैंडल कर सकें। बिल्कुल, ये हम सारे जो है ना इसी तरह ही लगे हुए हैं। जो वाटर मैनेजमेंट है ना, जैसे आप कह रहे थे कि मोगे बंद नहीं करते, तो हमारा ये कॉन्टीन्यूस सिस्टम है। तो एक होता है क्राफ्ट वाटर डिमांड सिस्टम, उसमें अगर एक फार्मर को पानी की ज़रूरत है तो वो जस्ट एक लेटर पोस्ट करेगा और उसको इस टाइम में ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हमें पूरा अपना जो इरिगेशन नेटवर्क है वो अपग्रेड सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। बहुत। अच्छा अमजद साहब, एक सवाल जो है अमूमन ये आम आदमी का होता है, हमसे भी वो पूछते हैं और ये डिस्कशन में भी नज़र आता है कि आप खाले तो पक्के कर रहे होते हैं अमूमन,
लेकिन हमने देखा है कि हम नहरों को पक्का करने के हवाले से, बड़ी नहरों को पक्का करने के हवाले से या दरियाओं को पक्का करने के हवाले से हमारा कोई काम नहीं है। और दरियाओं में जब फ्लड आता है तो उसका फैलाव जो है 20-20 किलोमीटर तक उसका पार्ट जो है वो फैल जाता है। और हम ना सिर्फ हमारा जो कल्टिवेटेड लैंड है वो बड़ी मुतासर होती है, ज़मीन मुतासर होती है, फसलें मुतासर होती हैं, लोग मुतासर होते हैं। तो ये दुनिया में तो हमने देखा है कि जी उन्होंने उनके दरिया शहरों के अंदर से गुजर रहे हैं, वहाँ भी फ्लड आते हैं, लेकिन पीसफुली सारा कुछ हो जाता है। देखिए जी, इसको आपने ख़ास लिमिट तक तो पक्का कर सकते हैं, मगर अगर आपने दरिया भी पक्के कर दिए और नहरें भी पक्की कर दी तो नीचे वाले पानी का क्या बनेगा, वो रिचार्ज कहाँ से होगा? अच्छा, वो भी ज़रूरी है कि वो भी ज़रूरी है, इकोसिस्टम जो है आपका। ठीक है। अगर ये जब दरिया में पानी अच्छा आ जाता है तो करीब वाले जितने एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो है पानी ऊपर आ जाता है और लोगों को आसानी हो जाती है, वो वहाँ से पंप कर लेते हैं। ठीक है। अगर दरिया को भी आपने मना कर दिया कि आपने रिचार्ज नहीं करना, ठीक है, तो फिर अच्छा, ये मतलब आपसे मुराद ये है कि ये जो इकोसिस्टम है उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जो है ज़ेर ज़मीन पानी को किसी खास लिमिट में पानी फराहम करते रहे। ठीक है। एक सवाल है जो मैं आपसे बात में करना चाहता हूँ, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक ले लूँ, वो भी ना जी। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वाटर मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं। माहिरीन आपको बता रहे हैं कि हम पानी के इस्तेमाल को किस तरह मौसर बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये था जो मैं ब्रेक से पहले आपके पास करना चाहता था, छोड़ गया, कि पानी भी एक मादा है और हम ये कहते हैं कि मादा कभी ज़ाय नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो जिस शेप में भी इस्तेमाल हो रहा हो पानी, हम ज़्यादा भी इस्तेमाल कर रहे हो तो पानी रहेगा तो यही ना, ठीक है, ख़त्म तो नहीं होना। ये फिर पानी की शॉर्टेज क्यों हो जाती है? इसमें पहले तो मैं कुरान पाक की आयत का मफ़हूम डिस्कस करूँ कि इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो पानी से बनी है। जैसे आप पानी को मादा करें, लेकिन इसके लिए हम एक मॉडल यूज़ करते हैं वाटर बैलेंस। ठीक है, कि उसमें आप ये देखें कि कुछ वाटर आपके लॉसेस में भी चला जाता है। सेम वाटर बैलेंस में एक कंपोनेंट होता है रेनफॉल, बारिश का। तो अगर आपकी बारिश जो रेनफॉल है वो कम होती है तो वो आपका जो वाटर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर रिवर्स की बात करें तो रिवर्स का जो मेन सोर्स ऑफ वाटर हमारा है वो इंडस बेसन का, तो उसमें आपके पास स्नो मेल्ट आती है और जो ग्लेशियर मेल्टिंग आती है। तो हमारा 60 to 70% जो रिसोर्स ऑफ वाटर है वो मेल्टिंग से है। तो जो नेक्स्ट जो प्रेडिक्शन है साइंटिस्ट की कि 2035, कुछ साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन है 2050 तक कि ये हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हम अपने रिसोर्सेज को, मतलब ग्लेशियर पिघल जाएंगे हमारे? पिघल जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो है समर सीज़न वो कितना एक्सपैंड हो गया, उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हो। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपकी मेल्टिंग बहुत हाई लेवल पे होगी। ठीक है। अच्छा, ये अब हम जैसे आपने साइंसी बातें काफ़ी सारी कर ली, अब आम आदमी की और काश्तकार की बात करते हैं कि वो किन मसाइल से दो चार है। आपके ख्याल में हमारा जो काश्तकार है वो वाटर मैनेजमेंट के किन असूलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार हैं? वही बात तो यह है कि जिस वक्त तक आप में वो एक ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं आएगा तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक छोटी सी मिसाल है कि आप ये जो AC चल रहा होता है तो वहाँ से पानी गिर रहा होता है ना, ठीक है, एक एक कतरा गिर रहा होता है, उसके सामने अगर आप टब रख दें ना, वो बाल्टी रख दें, सुबह तक बाल्टी भरी होती है, मतलब तकरीबन बिल्कुल एक बाल्टी भरी जाती है। तो ये एक एक कतरा गिर रहा है, लेकिन कभी परवाह नहीं की, किसी ने भी परवाह नहीं की। अपने घर में देख रहे हैं कितनी टूटियों से एक एक कतरा गिर रहा है और कितना पानी हम ज़ाया कर रहे हैं ना। अच्छा, उसकी क्वांटिटी कितनी बन जाती है। तो यही एहसास हर बंदे को करना होगा, घर के अंदर भी और घर से बाहर भी। ठीक है, तो जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा तो उस वक्त तक पानी के मसाइल बढ़ते रहेंगे। सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि हमें इस नुकसान का अंदाज़ा नहीं है जो हम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एहसास जहाँ भी चला गया, ये भी हुआ ना जी, जिनको अंदाज़ा है वो परवाह नहीं है कि भाई क्या फ़र्क पड़ता है अगर ऐसा कुछ हो रहा है। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा ये है कि उसकी ये कम इल्मी भी इसका सबब बन रही है कि भाई उसको वाटर मैनेजमेंट की जो टेक्निक है उनका सही पता नहीं है और वो शायद इस तरफ आ नहीं रहा। नहीं सर, कम इल्मी तो नहीं है, मगर ये है कि वही जहाँ ज़्यादा पानी अवेलेबल है वो कहते हैं उससे परवाह नहीं है। ठीक है, एक एलिमेंट और भी हो सकता है कि क्या रिसोर्सेज का ना होना भी इसका सबब बन रहा है कि भाई देखें ना, आप मुझे कहते हैं कि आप अपने खाले पखे कर लें,
हुकूमत आपको स्कीम देती है कि ये आधा खाला हम पक्का कर देंगे, बाकी खर्चा आप करें, मेरे पास पैसे नहीं है। आप कहते हैं ये ड्रिप इरीगेशन करें, ड्रिप इरीगेशन महंगी है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये जो रिसोर्सेज की कमी है, ये भी सबब बन रही है जिसकी वजह से हम वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं कर पा रहे। जहाँ तक तो है ना सर, खाले पक्के करने का ताल्लुक या लेज़र लैंड लेवलिंग वगैरह, यहाँ तक तो ज़मींदार जो है ना वो खुशी से कर लेता है, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ को होता भी होगा, मगर नॉर्मली ये दो एक्टिविटीज़ चलाने में हमें भी कोई इशू नहीं आता। ठीक है। तो जब ड्रिप और स्प्रिंकलर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कास्ट जो है ना वो अब्रप्टली इंक्रीज़ कर जाती है, जिसको हर बंदा पे नहीं कर सकता। और ये काफ़ी सारा इम्पोर्टेड मटेरियल होता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर जब डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं तो सीधी प्राइसेस इनकी, तो फिर यहाँ पर भी जो है ना वो फार्मर खासा डिस्टर्ब होता है। बाकी ये कोई ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है कि लोग इसको समझ ना सकें, कि ना तो इसको इंस्टॉल करना इतना मुश्किल है, जो घर का जो प्लम्बर जो काम घर का काम है ना प्लम्बिंग का, वो मुश्किल है। अच्छा, उससे ये आसान है? उससे ये आसान है इसको सारा को इंस्टॉल करना। तो कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है कि जो लोगों को समझ ना आए। ठीक है। ये डॉक्टर साहब अभी अमजद साहब ने कहा कि ये कोई बड़ी साइंस नहीं है और सादा सी चीज़ें हैं, ड्रिप इरीगेशन का जो सारा मामला है। लेकिन अगर ये इतनी सादा है तो फिर ये सामान हमें क्यों बाहर से मंगवाना पड़ता है? आप एग्री इंजीनियर क्या कर रहे हैं कि अगर ये पाइप और ये छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं बना सकते और फिर हम डॉलर के मरूने मिन्नत हैं कि जी पैसे बढ़ गए तो फिर हम वहाँ से महंगा सामान आएगा तो फिर कैसे खरीदेंगे? एग्री इंजीनियर इस पर कुछ नहीं कर रहे। एग्री इंजीनियर अपनी कैपेसिटी में बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो इनके रिसोर्सेज हैं। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी क्योंकि इसराइल बेस है, वहाँ से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड हुई। मतलब अभी देखें ना, अगर ड्रिप इरीगेशन के सामान को भी हमने बाहर से मंगवाना है नहीं तो बाकी क्या रहेगा? किसी हद तक उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके डिज़ाइन पे, उसके डिफरेंट पैरामीटर पे, उसके मटेरियल्स को, तो आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी थी तो उसके कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है कि आप उसको लोकली बड़ी साइंस नहीं। क्यों जी अमजद साहब, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि ये देखें ना, ये तो सारा कुछ, ये सारा मटेरियल, ये सारा सामान हमारे पास बनना चाहिए। जी बन सकता है, क्यों नहीं। अगर जो सेक्टर में जो लोग हैं, डेफिनेटली रिसर्च वगैरह तो इनकी साइड से आएगी, या एमरी जिस तरह इदारा है वो, बल्कि उसमें तो हमें इनोवेशन लानी चाहिए अपने हिसाब किताब से। तो ये पाइप कोई ऐसे नहीं है कोई यहाँ नहीं बन सकते, बन सकते हैं, बनाने चाहिए। क्या ऐसी क्या टेक्निक है? असल उसमें जो प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट्रीज वगैरह इस वजह से नहीं लग रही, या लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जो इन्वेस्टर है कि उसे नज़र आता है कि पता नहीं मेरा स्कोप क्या होगा ना। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलाती रहेगी तो फिर तो उनका सिस्टम चलता रहेगा। अगर गवर्नमेंट सिस्टम इसमें सब्सिडी नहीं देती तो फिर उनको वहाँ पर ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम हर मामले के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि जी वो सामने आएगी, हुकूमती शोबा सामने आएगा। फार्मर के पास भी तो ना पैसा नहीं है ना कि वो पे कर सके ना। अच्छा, ये बताइएगा कि ये हमारे यहाँ सोलर का रिवाज जो है वो अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं है कि हम अपनी ज़राअत को उस पर मुंतकिल कर पाए हों। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि लोगों के पंखे और कूलर नहीं चल रहे थे, बिजली के बिल बड़े महंगे हो गए थे, तो वो कम से कम जो है वो सोलर पे शिफ्ट होना शुरू हो गए। ख़ास तौर पे हमारे दही इलाकों में लोगों ने अपने पंखे या कूलर जो है वो छोटे छोटे वो अपने सोलर पे शिफ्ट कर लिए। तो ये सोलर का जो मामला है, सोलर से हमारी जो अपनी ज़राई मशीनरी को चलाना है ये, या ख़ास तौर पे पानी हासिल करना है, ये भी वाटर मैनेजमेंट में आता है या नहीं इसको शुमार करते? जी हम भी इसको सोलर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को, मगर हम सिर्फ उस जगह पर करवा रहे हैं कि जो ड्रिप सिस्टम हम लगाते हैं सिर्फ उसको चलाने के लिए। अच्छा, ड्रिप सिस्टम जो आपने इसलिए हम नहीं देते कि आप इसके ज़रिए फ्लडिंग करें। अच्छा, क्योंकि जब जहाँ भी लोगों ने अपने तौर पर लगाए हुए हैं फ्लड करने के लिए, तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा फिर ज़ाया होता है कि वो बग़ैर ज़रूरत के भी उसको चला रहा होता है। ठीक है, तो इसकी कोई स्कीम है हुकूमत के पास कि अगर आपने? जी हमारे पास इसकी है कि ये 50% गवर्नमेंट पे करती है और 50% फार्मर पे करता है सोलर। ठीक है, और जो ड्रिप सिस्टम है उसमें 40% फार्मर पे करता है और 60% गवर्नमेंट पे कर रही है। अच्छा, इसके लिए काश्तकार के पास कितना रकबा होना चाहिए? ये हम जी कम से कम सिस्टम जो लगाते हैं वो 3 एकड़ का है, उससे कम का लगाने का तो फिर वो उसकी फिजिबिलिटी ही नहीं बनती ना। और मैक्सिमम एक फार्मर को हम 12.5 एकड़ तक दे रहे हैं। 3 से 12.5 एकड़ के जो काश्तकार हैं वो ये सिस्टम लगवा सकते हैं, दोनों चीज़ें? मतलब नहीं, इसमें ये बात नहीं है कि उसके पास को सिर्फ 12.5 एकड़ ही हो, ज़मीन ज़्यादा भी हो सकती है, मगर एक आदमी को हम 12.5 एकड़ तक सब्सिडी आपसे सब्सिडी के तहत वही इतना 12.5 एकड़ तक 12.5 एकड़ तक हम एक आदमी को देते हैं। एक एकड़ पे क्या कास्ट आ जाती है? अब
सपोज अंदाज़ा करने के एक ड्रिप जिस इरिगेशन तरह का 10-12 एकड़ का अगर हम सिस्टम कहीं लगाते हैं तो वहाँ पर जो सोलर सिस्टम है वो 10 किलोवाट से कम का नहीं होगा, तकरीबन इतना ज़रूर अच्छा, होगा, ठीक है, फिर ही काम चल सकता है। ठीक है, तो उसकी अब जो प्राइसेस आ रही हैं कुछ 17 लाख के करीब जो है ना, प्लस माइनस एस्टिमेट 12 आ एकड़ रहे पे, हैं। 12.5 एकड़ पे, और 10 किलोवाट की बात कर 10 रहा हूँ, किलोवाट की बात है, ठीक है, वो 10 से 12 एकड़ के लिए ठीक काफ़ी है। होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कास्ट आ रही है कुछ 17 लाख के प्लस माइनस आ रही है, तो 50% फार्मर ने देना होगा। आप कह रहे हैं कि 850 8 लाख रुपया जो है 8 लाख काश्तकार को, प्लस माइनस जो होगा वो उसका शेयर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर उसने इधर किया हुआ फर्टिलाइज़र अपना वेजिटेबल्स हैं तो वहाँ पर उसको पर एकड़ तकरीबन उसका शेयर बनेगा कोई 1,20,000 25,000 पर एकड़, पर एकड़ ठीक है। फार्मर का शेयर बनेगा। ठीक है, वहाँ कास्ट ज़्यादा आती है, कास्ट क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा हो लाइन जाएंगी ज़्यादा, ना, ठीक है। जबकि बाग के मामले में वो कोई इस सिस्टम की लाइफ कितनी है? अगर एक सिस्टम दफ़ा की once लाइफ अगर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो? मैनेज प्रॉपर किया जाए, लुक आफ्टर प्रॉपर करें तो आपका जो अबव ग्राउंड सिस्टम है उसको 10 साल तक चलाया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। 10 साल तक जो है वो चलेगा, सेफली चल सकता है। जो अंडरग्राउंड जो पाइप्स हैं उनकी लाइफ तो 100 ईयर से भी अबव है। जो पीवीसी अच्छा, है वो नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसका। अच्छा, जो ओपन एयर हैं वो ऊपर जो 10 है साल। क्योंकि उसको डैमेज होता है, मैन की weather से। एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही होती हैं वो डैमेज करती हैं, तो उसको साथ साथ रिपेयर करना होता है। तो अगर ज़मींदार के पास छोटी सी किट रिपेयर किट है, जानरी नॉर्मली चाहिए होते हैं, जो कोई टी वगैरह चाहिए होती है, छोटी छोटी टीज वो प्लास्टिक की होती हैं, जिस जगह से पाइप सरफेस पर लीक कर गया है जस्ट कट लगाएं और जाइनर लगा कर उसको ख़त्म कर दें। ठीक है ना, वो बल्कि इसके लिए किसी को एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं, वो तो खुद भी जो कर आपका बंदा मौजूद है ठीक साइट पर जो चला रहा है, तो अगर विजिट करता रहे रेगुलरली अपने खेत को तो वहाँ से जहाँ पानी लीक हो रहा नज़र आता है। ठीक है, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आम आदमी के समझने के लिए कि ड्रिप और स्प्रिंकलिंग में क्या फ़र्क है? मतलब हमारा काश्तकार अमूमन इसको एक ही चीज़ समझता है। ड्रिप में आपके पास मीटर इंस्टॉल होते हैं और स्प्रिंकलर में आप उसमें आपकी एवेपोट्रांसपिरेशन भी इंक्लूड होती है कि आपने इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो उसको छिड़काव कहते हैं। हाँ, उसको स्प्रिंकलिंग को बारिश छिड़काव कह सकते हैं। बारिश हाँ, कह छिड़काव हो गया ना जी। स्प्रिंकलर जो है वो बारिश कर रहा है, बारिश ठीक है। बरसा रहा है पूरे एरिए पर, जबकि ड्रिप जो है वो कतरा भी इंडिविजुअल प्लांट तक वो पानी इंडिविजुअल इसमें ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा तरीका है? इसमें आपके पास जो ड्रिप सिस्टम है वो लेकिन आगे आपकी क्रॉप कौन सी है, ठीक है, उसके मुताबिक फिर आप उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा इसमें ज़्यादा बचत पानी की किस में होती है? ज़्यादा बचत जो है वो एफिशिएंसी के हिसाब से तो ये 90% है इसकी ड्रिप की। अच्छा, जबकि ये जो है दूसरा स्प्रिंकलर तो ये 80 के आसपास कहीं रह जाती है, क्योंकि उसको विंड इफेक्ट भी करती है, एवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है। एवेपोरेशन भी वहाँ पर नॉर्मली ज़्यादा होती है। फिर लिमिटेशन है, कुछ क्रॉप्स पर आप ड्रिप यूज़ करेंगे, कुछ पर आप स्प्रिंकलिंग यूज़ करेंगे। अब जैसे वेजिटेबल्स रुझान क्या है हमारे यहाँ? ज़्यादा लोग जो है काश्तकार जो इस तरफ माइल भी हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? जो तो है ना सब्जियात वाले या बागात वाले वो तो ड्रिप पर रहेंगे, ठीक है, मगर जिस तरह आपका ये थल एरिया यहाँ पर चना वगैरह काश्त होता है तो वहाँ पर लाइफ सेविंग के लिए जो है ना आपको स्प्रिंकलिंग करती पड़ती है। ठीक है, एक ब्रेक ले लें फिर इसमें मजीद बात करते हैं। हाजी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम वाटर मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं। माहिरीन आपको बता रहे हैं कि आपको क्या तरीक़ेकार हैं जो अख्तियार करके अपने पानी के वसाइल को बचा सकते हैं। पानी के साथ साथ आपकी जेब पर भी खर्चा कम होगा। ये अमजद साहब आपने बताया कि आप या आपका महकमा स्प्रिंकलिंग के लिए या ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं फार्मर को, उसमें 60% भी है और 50% भी है। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं कि पंपिंग के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जो आपका सोलर सिस्टम होगा ये पानी खींचने के लिए नहीं होगा, ज़मीन से नीचे खींचने के लिए नहीं, उसके लिए होगा मगर ड्रिप के लिए होगा, आगे इस्तेमाल ड्रिप पे होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये नहीं होगा कि वो उसको डायरेक्ट जो है वो फ्लडिंग के लिए नहीं यूज़। अच्छा, मतलब पंपिंग के लिए भी इसमें वो शामिल होगा? जी, पंप तो करेगा डेफिनेटली, वो सरफेस से भी पंप कर सकता है, ठीक है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर में। अब ये जो पंप करेगा, पानी खींचेगा, वो खींच के जब आप आगे ड्रिप के लिए या स्प्रिंकल करने के लिए फराम करते हैं तो पहले ये किसी पॉन्ड में इकट्ठा करना है या डायरेक्ट जो है? नहीं,
ये अगर तो नहरी पानी आपने इस्तेमाल करना तो उसको तो डेफिनेटली आपको किसी पॉन्ड में इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो नॉर्मली हम पॉन्ड इस साइज़ का बनाते हैं कि जो अगर क्रॉप आपने काश्त करनी है फसल, उसका कोई 7 दिन का जो है ना पानी हम उस पॉन्ड के अंदर महफूज कर लें और फिर वहीं से फिर हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आगे फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें हाँ मटी होगी, प्रॉब्लम्स होते हैं जिन चीज़ों को रोकना पड़ता है ना। तो उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती होगी फिर तो? कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा, बार कुछ ना कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं, कुछ ऐड हो जाती हैं, बल इतना उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि इतनी कोई फर्टिलिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो जब जहाँ से आपने पानी नहरी पानी अवेलेबल नहीं है तो ज़ेर ज़मीन पानी आपने लेना, तो फिर आप डायरेक्ट उधर से ही लेंगे, डायरेक्ट देंगे, तो फिर उसको स्टोर करने की अबाव ग्राउंड तो ज़रूरत नहीं है ना। तो आप वो कैसे करेंगे? वो तो देखिए ना, वो डायरेक्ट कपल हो जाएगा ना उसके साथ। अच्छा, उसके ऊपर ब्रैकेट लग जाती है, वो सारा जो नीचे से पानी आएगा वो आगे उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, किसी और तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। और वो उसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि सनशाइन आवर जितने आपके पास अवेलेबल हैं उसके मुताबिक उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। ये जो आपने मुझे कास्ट बताई 12 एकड़ की अप्रॉक्सीमेट जी, इसमें ये जो पंपिंग की कास्ट भी शामिल है? ये सारा कुछ शामिल है। इसका मतलब ये है कि एक काश्तकार अपने 12.5 एकड़ का अगर वो काश्तकार है तो 8-9 लाख रुपए से वो अपने सारे निज़ाम को इधर मुंतकिल कर सकता है। अच्छा नहीं, 8-9 लाख से नहीं ना, फिर वो उसका टोटल तो कहीं 20 लाख बन जाएगा ना। नहीं, उसमें सब्सिडी अगर हम शामिल कर लेते हैं, ये उसकी कास्ट बनेगी ना जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कि 8.5 लाख के करीब उसको सोलर के लिए करना पड़ेगा। ठीक है ना, और 10-12 लाख वो भी होगा उसका, और बोर भी उसने खुद करना है। अच्छा, तो इस तरह तकरीबन उसको बोर की कास्ट में आप हिस्सेदार नहीं होंगे? बोर में पंप जो होगा वो हम देंगे। ठीक है। सबमर्सिबल पंप नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल पंप भी यूज़ किया जाता है जहाँ पानी नज़दीक है। ठीक है। तो वो पंप तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, वो बोर वाटर सोर्स। ये सबमर्सिबल पंप का बोर जो है वो ज़रा डिफरेंट होता है बाकी पंप के निस्बत? किसका? सबमर्सिबल का? नहीं सर, वही बोर होता है, उसमें सिर्फ ये कि पंप जो है ना वो पानी के अंदर चला जाता है। ठीक है। सबमर्सिबल, और जो आम जो सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं ये ग्राउंड लेवल पर होते हैं, ये वाटर लेवल से ऊपर होते हैं किसी भी जगह पर। ठीक है। तो ये इसमें एनर्जी एफिशिएंट हैं ये सबमर्सिबल, लोग इस तरफ काफ़ी रुझान है। हाँ, जहाँ पानी दूर होगा ना, देखिए जो आपका आम सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना, तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 फुट तक पानी प्रॉपरली उठा सकता है, अगर उसका वाटर लेवल का और इम्पेलर का डिफरेंस इतना है। ठीक है। 20-22 फुट तो ये उठा लेगा, मगर अब जैसे 60 फुट 70 फुट पर पानी चला गया, नीचे पानी है, उसके लिए या तो आपको वो डल बनानी होती है, कुआं बनाए और फिर नीचे जाकर उसको पंप को लगाएं। ठीक है। तो वो भी अब फिजिबल नहीं रहा के 50-60 फुट का कुआं जो है बनाना, वो लोग डरते भी हैं अंदर जाते हुए। अब रुझान नहीं है, तो वहाँ सबमर्सिबल पंप जो है ना वो ठीक चल रहा है। ठीक है, कुएं की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपका इदारा, आपकी यूनिवर्सिटी भी इस पर कोई तहकीक कर रही है कि हम एनर्जी एफिशिएंट भी करें और वाटर रिसोर्सेज भी बचाएं, इसके लिए कोई टेक्निक्स सोची जा रही हैं? एग्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसमें एक नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया है और वो फ्लैपी इरिगेशन सिस्टम है। अच्छा। हाँ, तो इसमें प्रॉपर हमारे रिसर्चर उसमें उसकी एफिशिएंसी पे, उसके वाटर लॉसेस पे और उसके सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और इनोवेशन लाने के लिए प्रॉपर उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो वो पाइपलाइन में है अभी सारा मामला? फ्लैपी इरिगेशन जो था वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से फंडेड था, तो उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप करके आगे कुछ फार्मर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया, तो आहिस्ता स्लोली वो इंशाल्लाह। रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट्स बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है वो। अच्छा, वो है क्या? फ्लॉपी है क्या? फ्लॉपी जैसे आप कह लें कि ग्राउंड सरफेस पे लेटरल्स स्प्रेड करके तो आप प्लांट को वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे ही आप कह लें कि जैसे आपकी वेजिटेबल्स हैं या ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं, तो आप हाइट पे थ्रू पाइप्स उनको वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आपके लॉसेस कम हो जाते हैं और उसकी आपकी जो वाटर प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो सक्सेसफुल इसका जो मॉडल है ये इजिप्ट में अप्लाई हो रहा है। इजिप्ट में अप्लाई हो रहा है? अच्छा, आप फॉलो कर रहे हैं उसको? हम उसमें अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई की है। ठीक है। अच्छा अमजद साहब, ये एक स्कीम भी थी हुकूमत की कि आप तालाब बनाएं
और दुनिया में हमने देखा है कि यही रुझान है कि काश्तकार लाजमी तालाब बना लेता है, जब पानी वाफिर होता है तो उसमें स्टोर कर लेता है और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो बतदरीज इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ एक पानी के ज़िया का वजह और सबब ये भी है कि जब पानी फालतू होता है तो हम कहते हैं यार ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में लगा लिया जाए ताकि ज़मीन जो है वो नरम भी हो जाएगी और इसके पास फर्टिलिटी भी ठीक हो जाएगी, फिर जब कम होगा देखी जाएगी। तो ये स्कीम है क्या और क्या अब भी चल रही है और इसमें काश्तकार के लिए क्या इंसेंटिव है? वाटर स्टोरेज पॉइंट यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो बारिश इतनी ज़्यादा है ही नहीं कि जिसको हम स्टोर कर सकें। ठीक है। जैसे वाटर के ज़मीन का लेवल जो है वो भी हमें इतना सपोर्ट नहीं करता कि जो बारिश हुई है तो उधर आ जाए। ख़ासतौर पर ये जो हिली एरियाज़ हैं तो वहाँ पर ये स्कीम चल रही है जहाँ पर ज़मींदार वहाँ ज़्यादा है ये वहाँ। ठीक है, क्योंकि पानी कहीं ना कहीं से आ जाता है ना, वहाँ पर बारिश हुई पानी आ गया तो उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर डाउनस्ट्रीम साइड पर उसको यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है और इसमें जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट जी उसमें भी सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं मगर 40 हमारे ये जो यहाँ जो जनूब पंजाब के हिली एरियाज़ हैं उसमें भी जो है ये स्कीम है या? जी है, ये डेरा गाजी खां की तरफ है मगर मुझे उसका एग्जैक्ट मालूम नहीं है। ठीक है। तो इसको वैसे आपने बेनिफिशियल पाया है इस स्कीम को? जी बेनिफिशियल तो है कि जब आपके पास पानी आ जाएगा तो फिर आप सारे काम कर लेते हैं। हमारे जो यहाँ जैसे इस दफ़ा बारिशें अच्छी हो गई, ठीक है ना, तो ये ख्वाहिश तो होती है ना कि अगर ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते थे, या हिल टॉलरेंट है जहाँ पर अभी गुजर गांव में अचानक पानी आ जाता है, बहुत पानी आ जाता है, ठीक है ना, तो वो भी स्टोर किया जा सकता है। नहीं वो तो वो स्टोर हो सकता है मगर वो बड़े लेवल पर स्टोर होगा ना, फार्मर लेवल पर स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है। फार्मर लेवल पर तो 5-6 फुट पानी आप स्टोर कर सकते हैं ना। ठीक है। इससे अगर पानी की अगर हाइट ज़्यादा करनी है तो उसके स्पेशल डिज़ाइन है, सारा कुछ है। अच्छा, तो फिर वो गवर्नमेंट लेवल पर तो हो जाएगा, फार्मर लेवल पर नहीं हो सकता। अक्सर इस पे वैसे दुनिया में जो है ये मॉडल, ये क्या है? वो हमने ये सुना है कि अक्सर हर काश्तकार के पास अपना एक तालाब ज़रूर मौजूद होता है। बिल्कुल, जैसे आप वो डीजी खान की बात कर रहे थे, वो हिल टोरेंट वाटर मैनेजमेंट है और उसमें प्रॉपर आप नेस्पाक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और जब ये रेनफॉल का सीज़न होता है तो आपका कह लें कि वाटरशेड एरिया से आउटलेट तक वाटर आता है, तो उसमें एक चैलेंज होता है सेडिमेंट्स का। तो उसमें हम फार्मर्स लेवल पे तो उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसे कह लें कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे और स्मॉल डैम्स या स्मॉल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर बिल्टअप किए जाते हैं, तो फिर जो हमारे हिल टोरेंट्स हैं उस वाटर को यूज़ स्टोर किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो है वो ये आजकल ये बड़ा रुझान भी है, मैंने देखा है जिन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं, आगे बड़ा एक छोटा सा तालाब है लेकिन उसका काफ़ी सारा घेराव शराव होता है, उसको वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, नहाने शहाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, बाज़ ने स्विमिंग पूल भी बना लिए हैं, बाज़ उसका पानी रोके रखते हैं फिर उसको साथ साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तालाब की मौजूदगी से फ़ायदा तो है ना? हाँ बिल्कुल, उसमें वो जो आप जैसे बता रहे हैं कि अगर ट्यूबवेल हैं और अगर पाउंड्स बना लेते हैं तो समटाइम्स जब जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस था तो और वो आप कह लें कि लाइफ स्टॉक के लिए वाटर को यूज़ कर लेते थे, या फिर क्रॉप की डिमांड होती थी तो क्रॉप को वो वाटर एक आप कह लें कि वो वाटर टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर लेते थे, तो फिर आगे क्रॉप्स को। लेकिन इसका भी अगर एक प्रॉपर डिज़ाइन है, क्योंकि जो वाटर का सरफेस एरिया है वो अगर आपका ओपन टू एटमॉस्फेयर मैक्सिमम होगा तो वो आपकी एवेपोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, फिर हमारे वाटर लॉस वो जो है वो लॉस वहीं आ जाएंगे, वहीं पे आ जाएंगे। तो इसलिए भी हमें प्रॉपर वो डिज़ाइन करके ताकि उसका एरिया मिनिमम से मिनिमम हो और प्रॉपर उसका डिज़ाइन किया गया हो तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियरी हो। ठीक है। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा महदूद है, मैं ये चाहूँगा कि आप कोई हमारे काश्तकारों को कोई टोटके को गुर वाटर मैनेजमेंट के गुर बता दें ताकि जितने वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए किस तरह बेहतर मैनेजमेंट की जा सके। फार्म लेवल पर जो सबसे बेहतर चीज़ तो है ना, उन्हें लेवलिंग ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो पानी ज़ाया होता है वो, और हम अमूमन इसको इग्नोर कर देते हैं, अनइवन साइल की वजह से वो इग्नोर ज़्यादा होता है। ठीक है। बाकी जिसके पास अगर गुंजाइश है तो उसको ड्रिप सिस्टम की तरफ ज़रूर आना चाहिए, ये हमारा फ्यूचर इसी में ही है। ठीक है। शायद अभी तो कुछ दिन चल जाएँ, जैसे वो भी वो 800 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर हम आ गए हैं, तो जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, ये आबादी बढ़ने की वजह से पानी तो उतना ही अवेलेबल है प्लस माइनस, ठीक है, वो रिसोर्स उतना ही है, मगर आबादी जैसे बढ़ती जा रही है तो वो पर पर्सन पानी अवेलेबल कम होता जा रहा है। कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहे ना, ये भी है कि हम
इस पे खामोशी मतलब हम इख्तियार की अगर जाए। उसको सही तरीके से पानी को यूज़ कर लें तो फिर भी बचत मसाइल हो काफ़ी सकती हद है। तक हाँ, ओवरकम किए जा सकते कम हैं। से कम कोई 40-50 साल इससे निकाले जा सकते हैं अगर हम वाटर मैनेजमेंट ठीक कर लें। जी, सारी ज़िंदगी निकाली जा सकती है, जितनी जब मैनेज कर लेंगे तो फिर ठीक है। अच्छा, अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप कोई मैसेज आपने जो एग्री इंजीनियरिंग से सीखा वाटर बिल्कुल। मैनेजमेंट के वाले से? इसमें वाटर मैनेजमेंट के लिहाज से ये है कि जैसे हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, अगर हम ये यूज़ करें तो हम कितने मिलियन एकड़ जो है और अपनी लैंड जो है उसके लिए वाटर अवेलेबल हो सकता है। अगर हमारे पास हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम के लिए नहीं तो कम से कम हम बेड प्लांटिंग, रो प्लांटिंग, फ्लड से हमें उसको बचना है। मिनिमम से बचना चाहिए। ठीक है। तो हमें अगर रिसोर्स बेड प्लांटिंग, रो प्लांटिंग पे जाते हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं फार्मर्स के पास, तो वो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम तो लाजमी अडाप्ट करें। इससे आप कह लें कि हमारा और कितना एरिया जो है वो कल्टीवेट हो जाएगा और वाटर उसके लिए अवेलेबल होगा और हमारी फूड सिक्योरिटी और क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सजेशन दे दें कि कितने बड़े प्लाट को, मैक्सिमम कितने बड़े प्लाट को आप बैक वक्त लेवलिंग कर सकते हैं? इसकी एक लिमिट तो होनी चाहिए ना, कि ये हम अमूमन कोशिश करते हैं कि बड़ा प्लाट बना के उसको लेवल करें और फिर अमूमन ये होता है कि उसमें कोताहियाँ रह जाती हैं। आपका क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पे आपका फार्म का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। अच्छा। तो वहाँ पे आप ज़्यादा जिनके लेवलिंग करते हैं तो उससे वो वाटर की सेविंग और आपकी जो एप्लीकेशन है या आपकी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो इन्हांस हो जाती है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ स्मॉल फार्मर्स हैं तो छोटे-छोटे प्लाट बनाए होंगे। बिल्कुल छोटे-छोटे वो एरिया उसका वो स्मॉल रखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल है उससे फिर बर्दाश्त भी फसल की आसान हो जाती है। बिल्कुल, बर्दाश्त भी बड़े आसान प्लाट में ना। लेकिन उसमें फिर वो लॉसेस और दूसरे फैक्टर्स ठीक इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने वाटर मैनेजमेंट की बात की और देखा कि वो कौन से ज़राए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने पानी के ज़राए, पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। आप ना सिर्फ इसको सुने समझें बल्कि इसको इस्तेमाल भी करें। इन सारे मामलात से आप अपने वसाइल पर दबाव कम कर सकते हैं और आपकी जेब पर दबाव कम होगा तो यकीनन उसको मुल्क का भी फ़ायदा होगा और हम अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और उससे भी जो है मुल्क और कौम की तरक्की होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।